अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुख के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और हमारा जो फ़ख्र पाकिस्तान वीक है वो आपको कैसा लगा या आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि आज फ़ख्र पाकिस्तान का आखिरी दिन है और हमने पूरा वीक आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ में जिन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया है उनसे मिलवाया, उनके बारे में बताया और वो बताया कि वो एक यहाँ तक उनका जो सफ़र था वो कैसे रहा और क्या क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी स्ट्रगल्स के साथ, कैसे कैसे कारनामों के साथ वो पाकिस्तान का फ़ख्र बने। तो व्यूअर्स, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी मुल्क की टैलेंट की कमी नहीं होती, हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, ऐसे छुपा हुआ टैलेंट हम सामने लेकर आए हैं और आज भी हम आपको जिन लोगों से मिलवाएंगे वो भी पाकिस्तान का फ़ख्र है। डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, आर्टिस्ट हों, सेलिब्रिटीज़ हों, एजुकेशनिस्ट हों, माउंटेनियर्स हों, IT स्पेशलिस्ट हों या कोई भी किसी भी शोबे से वाबस्ता इंसान या खातून, उन्होंने अच्छा काम किया हो, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, पाकिस्तान का झंडा लेके वो आगे आए हों, वो हमारा फ़ख्र है। और हमें अपने फ़ख्र के साथ कहते हैं ना कि और फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नाम, जो बैज वो लेके फिरते हैं, जिस बैज के साथ उनकी नुमाइंदगी होती है, वो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑस्कर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्रामी अवार्ड्स में आगे हैं, वो कान्स अवार्ड्स में आगे जाते हैं, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, दुनिया के किसी मुल्क में हो, उसके किसी अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं, तो वो हमारा फ़ख्र है, हमारी पहचान है। तो व्यूअर्स, पहचान, फ़ख्र, रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका एक बहुत बड़ा मायने है, एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं तमगा है ये, क्योंकि ये चीज़ें ना एक इंसान को एक उस बुलंद दर्जे पे लेके जाती हैं, उस ऑरा में लेके जाती हैं, उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, उसकी इमेज बिल्डिंग में, जो कि किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े नाम से वो कम नहीं होता। आज मैं एक अभी शो से पहले एक बच्चे से बात करी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे बात करके। उसने मुझे बताया कि वो एक स्पेशल एक एथलेटिक्स में वुशू के नाम से एक गेम है, उसमें वो माहिर हैं। तो ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं। ख़वातीन कबड्डी खेलती हैं, हमारी ख़वातीन स्विमर्स हैं, हमारी ख़वातीन अरफा की बात करें जिनके नाम से अरफा टावर मंसूब है, जो कुछ साल पहले हमारे साथ नहीं रही, इंतकाल कर गई थी। IT में उनका बड़ा नाम, बिल गेट्स ने उनको अवार्ड दिया, बिल गेट्स ने उनको बुलाया अमेरिका, मिलना चाहते थे उनसे। ऐसे लोग कहाँ हैं? ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर इधर किस मायनों से बड़े हुए, इसी मिट्टी में, इसी ज़मीन में, इसी इंस्टीट्यूशंस में वो बड़े हुए, आगे आए, कुछ कारनामा कर रहे हैं। रिसेंटली एक बच्चे ने अभी गेम में, एक बच्चा है जिसने गेम्स में अपना गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हम उस बच्चे से भी आपको मिलवाएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, इस प्रोग्राम में नहीं मगर कुछ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। तो ये सारा कुछ जो है हमने पूरा हफ्ता देखा और आपको दिखाया और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि ऐसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान का एक प्राइड है। मार्च का महीना आता है, एक कहते हैं ना कि 23 मार्च करीब आती है, पाकिस्तान डे करीब आता है, तो हमारे अंदर एक पेट्रियाटिज़म का जज्बा जागता है कि पेट्रियाटिक हैं हम लोग, मिली नगमे गाते हैं, मीनार पाकिस्तान का रुख करते हैं, उस मीनार को देखते हैं जहाँ एक रेजोल्यूशन पास की गई थी। तो एक बहुत सी आपकी ना एक वाबस्तगी है, हिस्टोरिक मोमेंट्स होते हैं जिसको आप चेरिश करते हैं। तो इस हिस्टोरिक मोमेंट्स के साथ हमारा जो प्रोग्राम है पाकिस्तान, जो फ़ख्र पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान डे के नाम से हमने मंसूब किया, पूरा वीक आपको बताया। और हमारा जो किचन है जिसने ऐसे ऐसे मज़ेदार हमें बताई कि ईज़ी कुकिंग कैसे होती है, वो भी पाकिस्तान का फ़ख्र है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेकर आती हैं जो कि इफ़रा मैं नॉर्मली नहीं खाती। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं आज? आज मैं बटर गार्लिक चिकन बना रही हूँ। बटर गार्लिक चिकन, अच्छा। और पराठा इसके साथ सर्व करूँगी इसको। पराठा इसके साथ सर्व करेंगी, वेरी नाइस। अभी आप बस अभी थोड़ी आप कटिंग कर लें, शुरू नहीं करना क्योंकि अभी हमारे गेस्ट आएंगे, हम गेस्ट को सर्व करेंगे। और हमारा जो किचन होता है ना वो हमेशा से ही बहुत वर्सेटाइल किचन है,
क्योंकि इस किचन में हम बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। हमें बताया है कि हम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग स्टार्टर्स, सूप, स्टार्टर्स, सैलेड्स और फिर मेन कोर्स पे जाते हैं। तो ये हमारे जो A+ है उसकी सौगात है। इस सौगात के साथ आप लोग भी अपने किचन में जाएं। मेरी प्यारी बहनें जो मुझे देख रही हैं, अपने चूल्हों को चलाएं। हम आपको बताएंगे कि गार्लिक चिकन कैसे खाते हैं और कैसे बनाते हैं और इसको सर्व कैसे करते हैं, इसको डिश आउट कैसे करते हैं, इनके बारे में बताएंगे। अपने गेस्ट से भी मिलवाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ हमारा जो फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान जो मौजूद है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। जो हमारे साथ आज के गेस्ट कौन से हैं, उनको मिस्टर पाकिस्तान भी कहते हैं, उनको मिस्टर पंजाब भी कहते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप USA में भी उन्होंने जीती, मिस्टर लाहौर भी कहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मिस्टर लाहौर डिवीज़न में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत से और टाइटल्स हैं उनके पास। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं। जिम की बात करें तो उनका नाम सामने आता है। वन एंड ओनली हाफिज़ खालिद मलिक साहब को हम बुलाते हैं। कैसे हैं आप? बहुत सा काम, बहुत सी पहचान, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हमारे साथ है। हम सबका जर्नी, हम कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, हम सब पूछेंगे आज आपसे। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। तो बट हमारी जो अगली गेस्ट है, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ प्रोफाउंड एजुकेशनिस्ट और बहुत से इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुकी हैं। जहाँ बात हो ना ख़वातीन की एजुकेशन की, तो हमेशा कोशां रहती हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात करो तो उनका नाम सामने आता है। तो आई वॉन्ट टू इन्वाइट आमना उस्मान। How are you? I'm fine. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. So, lot of big names with me और बहुत काम किया है आप लोगों ने and it's like a pride for me. तो आप लोगों से मैं आज वापस आपके nostalgic days में चली जाऊँगी। How did you started? क्या किया? इधर कैसे पहुँचे? क्या हुआ? ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। और हमारे साथ जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, अगर आप चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करें, अगर आप चाइनीज़ किक बॉक्सिंग के बारे में बात करें, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लिया 13 साउथ एशियन गेम्स में, सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं 4th साउथ एशियन चैम्पियनशिप 2018 में, ब्रॉन्ज भी इन्होंने बहुत से लिए हैं और भी इन्होंने अपने बहुत से टाइटल्स अपने नाम किए हैं। 4 टाइम्स नेशनल चैम्पियनशिप खेली है इन्होंने। तो वी वॉन्ट टू इन्वाइट मिर्ज़ा दाऊद। कैसे आप? ठीक है प्लीज़। ये सारा जो वो एक खूबसूरत लाउंज है मेरे साथ, ये हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ़ख्र। क्योंकि आप जो ये मेडल्स, आप इधर आ जाओ, जो मेडल्स हैं, जो कप्स हैं, जो ट्रॉफीज़ हैं, अच्छा ये लोग कहते हैं कि ये बड़े आसान होता है। हमेशा लोग कहते हैं कि ओके मिल गया तो क्या हुआ, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि इसके पीछे किसकी कितनी मेहनत है, इसके पीछे उसका क्या थॉट है, कैसे आगे आया, व्हाई डिड ही चोज दिस फील्ड। तो सर मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत कुछ पाने के लिए डेफिनेट बहुत कुछ होना पड़ता है, इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है और एक कंपटीशन की तैयारी के लिए तकरीबन 2 साल लगते हैं। 2 साल में जो आप सेक्रीफाइस करते हैं अपनी डाइट में, अपनी टाइमिंग में, अपनी एक्सरसाइज को, ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक शेड्यूल के मुताबिक पूरे 2 साल गुजारने पड़ते हैं। इसमें खुशी गमी के साथ साथ आपका जो मतलब समझ लें कि पंक्चुअल होना है टाइम में। और जिम में आप अगर 2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं तो बाकी जो 22 आवर्स हैं आपके 22 घंटे जो हैं
वो भी आप समझ रहे हैं आप गेम में ही गुजारते हैं। और इसके अलावा जो इसका जो शेड्यूल है, इसमें जो नींद है आपकी प्रॉपर 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। जिम जो है 2 घंटे सुबह मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में, और इसके अलावा बाकी जो टाइम बचता है वो सारा आपकी डाइट के ऊपर ही लगता है। मतलब डाइट। हाफिज़ खालिद मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज इन योर माइंड कि मैं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल लूँगा या मैं ये करूँगा, कि एक होता है ना कि एक थॉट होती है, एक बचपन से एक थॉट होती है, क्या आपकी ऐसी थॉट? जी बिल्कुल, मेरी ऐसी थॉट थी। मेरी विश थी कि मैं मिस्टर पाकिस्तान बनूं। तो स्ट्रगल तो बहुत देर से जारी थी, लेकिन आपको पता है सक्सेस का भी टाइम होता है ना। अल्लाह ताला ने जब आपको अनायत करनी होती है, हर चीज़ का राइट वक्त मुकर्रर होता है ना। मौला अली ने फरमाया ना कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला। तो मेरे नसीब में अल्लाह ने जो वक्त लिखा हुआ था उसी वक्त पे ही मुझे मिस्टर पाकिस्तान का मुझे टाइटल मिलना था। और इससे पहले मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल चुका हूँ, विन कर चुका हूँ। मास्टर मिस्टर पंजाब भी हुआ हूँ, मिस्टर लाहौर। आपको मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मिला था, तो ये मुकाबला कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये मुकाबला 2022 मार्च में कराची में हुआ था। अच्छा। मैं वहाँ पे मास्टर मिस्टर पाकिस्तान हुआ था। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ मीडिया का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बड़ा प्रमोट किया, और मीडिया ने हमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट किया, और मैं अब तक अप्रॉक्सीमेटली 100 टीवी शो कर चुका हूँ। माशाल्लाह, अचीवमेंट होती है तो जी बिल्कुल। ऑब्वियसली आपकी नुमाइंदगी आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा तमगा है कि आप पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेके पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो रहा है। किस एज में आपने स्टार्ट किया? मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी जब मैं 22 साल का था। अच्छा। 22 साल का था। मुझे शौक़ था बचपन से ही, लेकिन पहले अपनी स्टडी कंप्लीट की, फिर उसके बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग में आया तो फिर मैं सबसे पहला टाइटल जो था वो मैं मिस्टर लाहौर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था 2007 में, और मिस्टर लाहौर डिवीजन गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था 2007 में। फिर मैं 2009 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए USA चला गया और वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली। फिर उसके बाद मैं बिज़ी रहा, मतलब अपनी ट्रेनिंग ऑफ एंड ऑन चलती रही, साथ में अपने बिज़नेस में बिज़ी था। फिर हमने एक जिम चेन स्टार्ट की अपनी बॉडी जोन के नाम से, और फिर 2021 में फिर मैं चैम्पियन बनने के लिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियन भी हो चुके हुए हैं, और मेरी जंग मेरे साथ ही थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते थे कि आप इतने अच्छे वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, आप लोगों को तैयार करते हैं, आप खुद तैयार क्यों नहीं होते? तो बस फिर ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। सर, कितना वक्त देना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस के लिए? जो एमेच्योर्स देख रहे हैं हमें, या कोई एमेच्योर इसमें आना चाह रहे हैं, अपने आप को ये टाइटल होता है ना कि आप एक रोल मॉडल बन जाते हो जब आप कुछ अचीव करते हो, तो इस तरह का टाइटल जिसने लेना है या मिस्टर पाकिस्तान के या मिस्टर लाहौर के लिए, तो कितना टाइम दरकार है? हिना देखिए, अगर किसी मुजस्मे को तराशने के लिए ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट काफ़ी होते हैं। ये अल्लाह ने जो खूबसूरत मुजस्मा बनाया ना, इसको तराशने के लिए ना, देखिए इसके अंदर वाटर भी है, फैट्स भी हैं, बोन्स भी हैं, मीट आपका मतलब लीन मैस भी है। तो ये सारी चीज़ों को तराशना जो है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट के तराशने से भी 10 टाइम्स ज़्यादा टफ जॉब है, आप ये समझिए। और ये बॉडी बिल्डिंग एक लाइफस्टाइल है, ये आपको प्रॉपर अपनाना पड़ेगा। और ये 2 घंटे की गेम नहीं है कि अगर आपने 2 घंटे ट्रेनिंग कर ली और आप समझिए कि उसके बाद आप मतलब आप कोई टारगेट अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो एक्सरसाइज आप करते हैं, ये आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं या इवनिंग में? देखिए, अगर आपने कंपटीशन के लिए किसी को गोल अचीव करना है तो फिर आपकी एक्सरसाइज सुबह और शाम दोनों टाइम है। यानी सुबह मॉर्निंग में भी 2 घंटे आप करते हैं, शाम को भी 2 घंटे करते हैं। फिर इसके अलावा आपको प्रॉपर कार्डियो करनी होती है, वॉक करनी होती है। फिर सारा दिन आपने अपने मुंह को बंद रखना है, जो सबसे मुश्किल काम है। तो इसका मतलब है कि आपका 24 आवर्स में से अराउंड 16 आवर्स आपने देने ही देने नॉर्मली? आप कह सकते हैं मतलब 8 आवर तो डेफिनेट आपने देना। 8 आवर की आपकी स्लीप होती है, नींद होती है, तो बाकी 8 आवर जो हैं वो आपकी डाइट प्लानिंग में, बाकी चीज़ों की प्लानिंग में लगे रहते हैं। तो 24 घंटे आपने इसी में ही रहना है। तो फिर जाके आपको देखिए कामयाबी तो मेहनत तो एक चीज़ होती है कि इंसान करता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है, बट पैसा कितना इन्वॉल्व होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे महंगी है, डाइट, कोई शक नहीं। बॉडी किस तरह बिल्डिंग की डाइट आप लेते हैं? देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं। आपको प्रॉपर फैट्स भी लेनी होती हैं, आपका प्रोटीन भी लेनी होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी आपने पूरे करने हैं बॉडी के। और मैं समझता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर के लिए डाइट जो है, अब पर डे की डाइट जो है वो मिनिमम बता रहा हूँ 5000 5000
इन टिप्स के ऊपर, हाँ 5000 Per अगर day. आपके पास पर डे का है तो फिर आपको कंपटीशन की तरफ आना चाहिए। आप 1,50,000 में you did your DOI test complete normally? एक महीने ये कह हाँ, सकते सही हैं है, बिल्कुल। it's जिसमें approximate. अच्छा इसमें फूड सप्लीमेंट शामिल नहीं है, बाकी चीज़ें शामिल सप्लीमेंट्स नहीं आएंगे, नहीं वो है, अलग होते वो हैं, अलग होते हैं, वो भी खाने पड़ते हैं। वो भी खाने पड़ते हैं। देखिए अगर आपको फॉर एग्जांपल एक प्लेन है, अगर तो वो ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको छेड़ने की, वो जो भी उसकी डायरेक्शन है वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको प्लेन में उड़ाना चाहते हैं प्लेन को, तो फिर उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी उसकी, और उसके लिए फिर आपको डेफिनेट बहुत स्ट्रगल और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी इम्प्रेसिव। हमारा फ़ख्र हमारे साथ है। हम आपको मज़ीद बताएंगे कि हम किन से किस तरह की कौन सी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का सब तरह का टैलेंट जो है आज हमारे लाउंज में है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के आन आज हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान का जब भी ज़िक्र आता है, रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो एक अलग सी एक पेट्रियाटिक फीलिंग आपके अंदर आ जाती है कि ऐसे नाम जो हैं जो कि हमारी स्क्रीन का हिस्सा नहीं है, मगर हम चाहते हैं वो हमारी स्क्रीन का हिस्सा बने। हम पाकिस्तान के कोने कोने से उनका टैलेंट लेकर आएँ और आप तक, आपको दिखाएं, आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान जिस तरह सब्ज़ हिलाली परचम है, उसी तरह सरसब्ज़ो शादाब है और इनके लोग भी बहुत हरे भरे हैं। तो आमना उस्मान एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा नाम, कोऑर्डिनेटर हैं आप TNS की, और विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हाउ डिड यू स्टार्टेड इट? इट्स अ वेरी स्टीरियोटाइप क्वेश्चन, पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं पूछती हूँ हमेशा से कि हाउ डिड यू स्टार्ट? आई थिंक थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हिना फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट की जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में या कहीं पे भी जब भी कोई एक लड़की पैदा होती है तो वो एक एम्पावर्ड वुमेन ही उसे पैदा करती है। शी इज़ सराउंडेड बाय एम्पावर्ड वुमेन्स। अगर मैं पीछे देखूँ, मेरी दादी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, she played a very important and strong role in my life because she was a very strong woman herself. उसके बाद मेरी माँ, शादी हुई, मेरी सास एक बहुत, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट ना होती, मेरे माँ बाप की, मेरी सास की, women around me, अगर उनकी मुझे सपोर्ट ना होती तो आज मैं शायद इधर ना। बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली हमने यही सोचा है, सुना भी है कि औरतें एक दूसरे की टांग खींचती हैं, अब बट टू बी ये अच्छा एक पोर्ट्रेल है। विमेन पोर्ट्रेल को डिपिक्ट करना एक अलग ही एक निशानी होती है कि ख़वातीन के रूप डिफरेंट होते हैं। और एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ फील्ड में ही जाके काम करें तो वो एम्पावर्ड है। हमारी माएँ रोज़, मेरा ख्याल है सुबह उनकी शुरू होती है और रात उनकी ख़त्म होती है, वो काम ही कर रही हैं, लेकिन वो हम उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर इंसान, हर औरत जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे घर में हमारी हेल्पर से लेके हर एक, वो एम्पावर्ड है। लेकिन क्योंकि हम आगे फील्ड्स में आ जाते हैं और हम और लोगों को हेल्प आउट करते हैं तो हम ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं, क्योंकि हमसे और बच्चे आगे एजुकेशन जब लेते हैं तो वी फील के वी आर मोर एम्पावर्ड। हम ना कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टॉप नॉच एजुकेशन की बात करें, एक मिडिल क्लास, हर तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उसमें जब बच्ची आप लोगों के पास आती है, स्कूल गर्ल, होश तो संभालती क्लास 2 में, 1-2 इज लाइक वहाँ बच्ची समझना शुरू हो जाती है चीज़ों के बारे में। What is the first thing you train them? First thing we train them. Yes, being a girl,
पढ़ाई छोड़ के हाँ। कोई ऐसी चीज यू स्टार्टेड ट्रेनिंग कि वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाए, एक बच्ची कैसे एम्पावर हो सकती है? अपनी आवाज़ इस्तेमाल कर, उसको दबाना नहीं कर। जो बात गलत है वो गलत है, जो बात सही है वो सही है, और गलत का साथ नहीं देना, सच का साथ देना है। क्योंकि आजकल तो कहते हैं ना, बस छोड़ दो, दबा दो, नहीं। आपने उनको एम्पावर करना है तो आपने उन्हें राइट ऑफ स्पीच देना है, और आपको देना चाहिए। राइट ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल के ज़माने में जब लड़की और लड़के के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ बिल्कुल, डिक्लेरेशन है, बिल्कुल। राइट टू स्पीक। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका बेटा आज डॉक्टर है और वो 24 आवर्स में से 18 आवर्स काम कर रहा है, तो आपकी अगर बेटी डॉक्टर है तो वो भी उतना ही काम कर रही है, और वो साथ अपना घर भी चला रही है, अपने बच्चे भी देख रही है। सो इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जब बात होती है ना, तो हमें अपने बच्चों की चीज़ें आ जाती हैं कि दिमाग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह की होना चाहिए। बच्चों के अंदर भी ना कॉन्फिडेंस आना, ये एक उस्ताद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। तरबियत, देखो तालीम तो घर में भी मिल सकती है, तरबियत का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आई हाईली टॉक अबाउट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपका उस्ताद आपको बहुत सी चीज़ें गाइड कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए रोल मॉडल उसका उस्ताद ही होता है। तो जब वो उस्ताद उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली, लड़की हो या लड़का, वो दोनों पॉजिटिविटी की ही तरफ आएंगे। आपका उस्ताद आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आप उसके पास जाएं और आप उससे अपनी हर बात कर सकें, और आपको पता हो कि वो है, वो सुनेगा, वो समझेगा, और वो मुझे सपोर्ट भी करेगा। उस्ताद का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मैंने जितने बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उन्होंने हमेशा अपने उस्ताद का नाम ज़रूर लिया है। कहते हैं हमने जो कुछ सीखा, हम आज जिस जगह पे हैं, जिस हॉट सीट पे हैं, जिस मेडल को हमने हाथ लगाया, वो हमारे उस्ताद का कमाल है। आमना, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसी ख़वातीन हैं जो कि एक पॉजिटिविटी के साथ एक बच्चे को आगे लेके चल रही हैं। उनके लिए एक रोल वुमेन डेवलपमेंट के साथ साथ उनके लिए मेंटल हेल्थ की कितना इम्पोर्टेंट है। तो व्यूअर्स, इसके साथ हम लेंगे एक ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि हमारा अगला फ़ख्र पाकिस्तान कौन है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा अगला फ़ख्र बहुत छोटी एज में बहुत बड़ा कमाल किया है उन्होंने। छोटी एज से शुरू किया, उसको वुशू कहते हैं, और ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स का एक हिस्सा है। नाम उन्हें बहुत तमगे लिए हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया। सबसे पहले तो मैं वुशू के बारे में बताना चाहूँगा। वुशू बेसिकली एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है। वी कैन एलेबरेट इट इन चाइनीज़ किक बॉक्सिंग। सो ये चाइना की एक नेशनल गेम भी है, और ये बहुत पुरानी खेली जा रही है। ये तकरीबन 4500 ईयर्स से प्रैक्टिस में है, लेकिन इन 1940s में चाइना ने इसको प्रॉपरली शेप अप किया एज ए स्पोर्ट्स, और फिर ये साउथ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स के अंदर आई होता क्या है? इस गेम में बेसिकली 2 डिसिप्लिन्स होते हैं। एक को हम फाइट कह सकते हैं, एक को फ्लोरल डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं। फाइट में होता ये है कि हमने किक्स भी करनी होती हैं, पंचेस भी करनी होती हैं, और हमने रेसलिंग की मूव्स भी करनी होती है, जिसमें बंदे को उठा के फेंकना भी होता है। अच्छा। और जो फ्लोरल डेमोन्स्ट्रेशंस आती हैं, इसके अंदर हम कुछ जो होते हैं ना पर्टिकुलर स्टेप्स करते हैं विद सम डिफ़िकल्टी मूवमेंट्स। तो वो कुछ हमारे पास जो होते हैं वेपन्स भी होते हैं, जैसे नेज़ा है, स्टिक है,
3-4 किस्म की तलवारें होती हैं, तो उसके साथ हम एक कुछ परफॉर्म करते हैं। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ में बेस्ट हैं? मैं ताउलू करता हूँ, जिससे हम लोग आप फ्लोरल डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं। उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा मेडल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। प्रेजेंट कहाँ किया है, किस कंट्री? मैंने पाकिस्तान को साउथ एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया है, Nice. काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में रिप्रेजेंट किया है, और हाईएस्ट लेवल पे जो मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वो एशियन गेम्स। एशियन गेम्स। यस, और कौन कौन से मेडल्स मिले हुए हैं? मेडल्स तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। 13th साउथ एशियन गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, उसके अलावा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड भी है और एक ब्रॉन्ज भी है। एशियन चैम्पियनशिप में मेरा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है, साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड है, और मैं 4 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ, और मैं 3 टाइम्स कंसेक्टिवली ऑल पाकिस्तान इंटर-यूनिवर्सिटी वुशु वाह चैम्पियन वाह भी हूँ। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। 4 साल की उम्र से शुरू किया, जी। तब पता था 4 इयर्स का बच्चे को तो इतनी नो-हाउ ही नहीं होती? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे वाले साहब को शौक़ था, तो उन्होंने डाल दिया कि बच्चा चलो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करेगा एंड ऑल। तो साथ साथ मैं मदरसे में था, हिफ्ज़ कर रहा था, अच्छा, तो माशाल्लाह। वाले साहब ने साथ साथ इधर डाल दिया। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता गया, घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे टीचर्स की है, और जो फाउंडर भी हैं इस गेम के पाकिस्तान में, मलिक इफ्तिखार साहब, उनका मैं टीचर हूँ। और फिर मेरे एक टीचर हैं जो पाकिस्तान हमारी नेशनल टीम की भी कोच है, मैडम अम्ब्रीन इफ्तिखार। उन्होंने मुझे आज का इस काबिल बनाया कि इतने ज़्यादा टाइटल्स जीते, और इन सब की सपोर्ट से फिर आगे करियर स्टार्ट हुआ और आज यहाँ पे हूँ। दाऊद, हर इंसान की एक इंस्पिरेशन होती है, जी, which has always been a part of us, like a role model। आपकी कौन सी? सच मेरी गेम में कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, क्योंकि हमारी जो गेम है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी कि एक आउट ऑफ द गेम एक बंदा जानता कि यार एक इसका लेवल है। तो वैसे लाइफ में ओवरऑल जनरली मेरे वाले साहब मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, हमें लेके चले, और फिर आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ये ट्रेनिंग जब लेते थे तो इसमें कितनी फ़ीस होती थी, या कोई इंस्ट्रक्टर हैं, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्टर के पास जाते थे? हमें बताओ कि जो बच्चे आना चाह रहे हो या एमेच्योर हैं, वो इस गेम को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो वो कैसे इसको परस्यू कर सकते हैं? पाकिस्तान वुशु फेडरेशन का एक हेड ऑफिस है यहाँ लाहौर में ही, तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। हम बिगिनर्स को भी वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं भी वहाँ पे ही गया था ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो मेरे टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोचेस भी हैं, जजेस भी हैं, जो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। पाकिस्तान नेशनल टीम को भी वही करवाते हैं, तो हम बिगिनर्स को भी वहाँ पे तैयार करते हैं आजकल भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए भी, और सेल्फ़ डिफेंस के लिए जो आजकल है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाजमी आनी चाहिए हर सेल्फ बच्चे को। डिफेंस में तो ख़वातीन, गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं अब इस। इफ़ यू टॉक अबाउट वुमेन, तो हमारे वुशु में जितने इवेंट्स मेल के होते हैं उतने फ़ीमेल के भी होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरी जो कोच हैं और पाकिस्तान टीम की भी जो कोच है और मेरी पर्सनल इंस्ट्रक्टर जो हैं, वो एक लेडी हैं, मैडम अम्ब्रीन इफ्तिखार, एंड शी इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान वुशु फेडरेशन एज वेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब इक्वालिटी जो है वो यहाँ में भी आ रही है, और पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। इट्स वेरी नाइस टू सी सच पीपल, सच चिल्ड्रन who are doing wonderful work and wonders in the world। कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि जो फील्ड में आना चाहते हैं, या ये कोई अच्छी कभी हो, कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई रिग्रेट हुआ है कभी कि मैं ये ना करता तो ये करता? रिग्रेट तो खैर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो भी है, लेकिन मैं मैसेज बस ये देना चाहूँगा पेरेंट्स को और फैमिलीज़ जो है ना, पेरेंट्स के अलावा जो फैमिलीज़ होते हैं, कि किसी को डिस्करेज ना करें। व्हेन आई स्टार्टेड स्पोर्ट्स, तो मेरे ख़ानदान वालों ने लोग कहना शुरू कर दिया, आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, ये खेल कूद में ही बेकार हो जाएगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आप प्लेट में डाल के मेडल खाएंगे क्या? सो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आप लोगों ने डिस्करेज नहीं होना, चलते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा और आप कामयाब होंगे। सब चीज़ें वक्त पे ठीक हो जाती हैं। तो दाऊद, मुझे भी मैं एक सोच थी एक बात कि आप पढ़ भी रहे हो, यू आर स्टडिंग इन GC यूनिवर्सिटी, और कितना टाइम देते हो इस गेम को? मैं गेम को मैम तकरीबन 4 आवर्स अ डे देता हूँ। 4 आवर्स अ डे? हाँ जी, यूनिवर्सिटी जाने से पहले 2 आवर्स की ट्रेनिंग, फिर यूनिवर्सिटी से आके 2 आवर्स की ट्रेनिंग, ये सिस्टम होता है। और
थैंक्स टू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं स्टडीज़ में भी, और हमें अटेंडेंस में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ये सब होता है स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर। स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर। थैंक्स गॉड टू आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जहाँ स्पोर्ट्स का एक कोटा है और जहाँ से स्पोर्ट्स की बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। इवन आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आपको परस्यू करती हैं और आपको देखती हैं कि अगर आपके पास अच्छा एक फॉर्मेट है, कोई डिग्री है या आपके पास मेडल्स हैं तो आपकी एडमिशन आसान हो जाते हैं। आपका क्या टारगेट है? You want to go abroad for studies, you want to do something, you want to be in a federation, कोई अचीवमेंट जो रह गई है या कोई आपने ट्रेनिंग करनी है या करवानी है? बस मेरे कुछ गोल्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि आई जस्ट वांट टू डू PhD इन माय फील्ड स्पोर्ट्स साइंसेज में ही। हमारा बायोमैकेनिक्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उसको परस्यू करना चाहूँगा। और दूसरा ये कि मैं पाकिस्तान को एक एशियन गेम्स के लेवल पे एज ए कोच, जब मैं कोच बनूंगा प्रोफेशनल लाइफ में जाऊंगा तो मेडल जिताना चाहता हूँ। मेरी जो फील्ड है ताउलूम है। और उसके अलावा मेरा जो प्लान ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं रह के काम करना चाहता हूँ। मेरा कुछ डिग्री भी कुछ इस तरह से है और मेरा इंटरेस्ट भी है, तो आई हैव मैनी मोर न्यू आइडियाज़। और ये ओलंपिक्स में ये गेम है? नहीं मैम, अभी ओलंपिक्स में नहीं, बिकॉज इट्स मोस्ट ओलंपिक्स डेंजरस मार्शल आर्ट्स, तो इसी वजह से इसका जो है ना अभी ये आया नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह होपफुली आगे आ जाएगी, बट एशियन ओलंपिक्स और साउथ एशियन ओलंपिक्स में ये है। वेरी नाइस दाऊद, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान हमारे साथ है। हमारा लाउंज पाकिस्तान के नामवर लोगों से, पहचान से, पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है उनसे सजा हुआ है। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। फ़ख्र पाकिस्तान, हमारा फ़ख्र, हमारी ख़वातीन, हमारे मर्द हजरात ने बहुत नाम रोशन किया है। कोई भी फील्ड हो, किसी किस्म की भी हो, टीचिंग की बात हो, फिल्म्स की बात हो, एथलेटिक्स की बात हो, बॉडी बिल्डिंग की बात हो, फूड ब्लॉगिंग की बात हो या बात हो प्रोडक्शंस की, ड्रामास की, पाकिस्तान की ख़वातीन शाना बेशाना मर्दों के साथ खड़ी हैं आज। तो आज हम वेलकम करते हैं इरम जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरम। I was reading about your sort of a biography, like whatever you have done, coming from a different school and going to a different school and landing into a different project. What are you doing? आपकी वही बात के born in England, then a migrant to Pakistan, and then whereabout, and then married in Faisalabad. Yeah. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो औरत होती है ना वो कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। ये नहीं कि मैं मतलब कोई डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ आदमियों को और औरतों को, लेकिन आप में मोल्डनेस होती है। अल्लाह ताला ने बनाया ही हमें शायद इसलिए कि हम कहीं भी चले जाएं, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस हमारा होता है। मतलब वी कैन मैनेज, हम इजीली उस चीज़ को मोल्ड कर देते हैं। इसकी कोई उम्र नहीं होती, नहीं जी 18 ईयर्स की लड़की होगी तो उससे शादी कर लो तो वो जल्दी मोल्ड हो जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी कोई उम्र ही नहीं है, हम हर स्टेज में मोल्ड होते रहते हो। ये मैं ख़वातीन की खसूसियत बयान कर रही हूँ। हासिल ला हासिल की प्रोडक्शन आप कर रही हैं, इट्स ऑन द वे। जी बिल्कुल। इसके बाद एक हाथ मेहंदी और मजाल, ये दो ऐसे ड्रामाज हैं जो कि आप A+ पे देखेंगे जल्दी, कि उनकी प्रोडक्शंस जो हैं वो इरम कर रही हैं। इरम, आपका जो स्टैटिस्टिक्स में अब मैथ्स एंड स्टैट्स, जी मैथमेटिक्स बाद में इंजीनियरिंग डिग्री वही हो गई थी, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट और yes. प्रोडक्शंस के ऊपर कैसे लैंड हुई आप? मैं एक राइटर से मिली थी 2 साल पहले, तो वो आगे थोड़ी सी उनसे तो बात नहीं बन सकी, लेकिन एक चैलेंजिंग चीज़ मेरे लिए आ गई, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने। और थोड़ा टफ था, स्ट्रगल भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये बिल्कुल ही कोई रॉन्ग फील्ड है।
मुझे लगता है कि आप किसी भी एज में काम कर सकते हो. It's been 12 years I'm married and I have 3 kids. तो I was actually wasting my time. अपने आप से जब मैं बात करती थी तो मैं कहती थी इतना पढ़ के. मेरे अब्बू ने मुझे बहुत उस तरह की तालीम दिलवाई लड़कों वाली, और कभी भी मुझे फील ही नहीं होने दिया कि आई एम अ गर्ल. एक तो ये तो उनकी खूबी थी ना, मतलब आज तक मुझे उन्होंने, अब तो वो नहीं है, ज़िंदगी मतलब उनके बगैर कैसे गुजर रही है आई नो दैट, लेकिन वो उनकी आवाज़ ही मेरे ज़मीर में आ गई हुई है. अक्सर मुझे कभी प्रॉब्लम हो या कोई स्ट्रगल मैं कर रही हूँ तो वो आवाज़ उनकी अंदर से आती है. आपकी एक सोल आवाज़ होती है ना आपकी अपनी, तो वो मुझे अब फादर की आती है. तो बेसिकली मेरी स्ट्रेंथ मेरे अब्बू थे, और जब वो गए तो उनके बाद मैंने ये काम शुरू किया अपने आप को बिजी करने के लिए. फर्स्ट फ्लाइट, जिस तरह से आप कहते हो ना कि अब डैडी आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, तो अब क्या मैं काम कर, मतलब वो उनकी इनर आवाज़ मेरे अंदर से कि यू कैन डू एनीथिंग. शुरू से ही जिस तरह उन्होंने अपब्रिंगिंग दी थी. तो औरतों के बारे में कहा जाता है कि जी औरतों के लिए ये फील्ड, मैं खुल के बात करूँगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है. जिन्होंने बैड वे को परसीव करना होता है वो घरों में भी करते हैं. तो ये बात करनी कि आप जो हैं औरतों के इंडस्ट्री में कह रही हैं और किस फैमिली से बिलोंग करती हैं ये फैमिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे आज भी, मतलब मेरे सेट पे मुझे आज भी याद है कि मेरी एक्ट्रेस थी तो वो तलावत कर रही थी, तो मैंने बल्कि पीछे से बंद करके, तो हमने उसको देख के फॉलो किया. मैं सिर्फ आपको यही बात कह रही हूँ कि अच्छी चीज़ को अपनाएं, किसी की बुरी आदत को अपना के कहना नहीं वहाँ पे सब ये कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया. तो बुरी आदतें तो एक सेकंड में अपनाई जाती हैं. अच्छी आदत भी तो है ना कि आप किसी से अच्छी पॉजिटिविटी भी एनर्जी लो, अपने अंदर परसीव करो कि आपको पॉजिटिव हो आप, और आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी है. और आमना, जी जी, आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है. यू हैव बीन वर्किंग, सर आप लोग काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पे. अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात आए, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स है, हर तरह मेल्स भी कलीग्स हैं, फीमेल कलीग्स भी हैं, तो हाउ डू यू परसीव दिस आइडिया कि कैसे आप एक बंदे को या एक औरत को एम्पावर कर सकते हो? अच्छा, एक तो आप में ना वुमेन एम्पावरमेंट का ना आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया. उनको लगता है कि हम हकूक़ मांग रही हैं आगे बढ़ने के लिए और इक्वालिटी के लिए. लोगों को, आदमियों को समझ नहीं आता कि हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि जो हमारे इस्लाम में लिख दिया गया है, हमें अपनी लिमिट्स पता है, और हम एक स्टेप, बेशक आधा क्यों ना स्टेप हो, अब आदमियों से पीछे हैं. मतलब इक्वालिटी वो हम नहीं मांग रहे कि हमें सारे हकूक़ दो, हम आपसे आगे हैं. या आदमी इनसिक्योर हो जाते हैं कि जी औरतें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, अब राइट्स आ गए हैं. तो राइट्स जो हैं वो इस्लाम में सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा तो इस्लाम में राइट्स हैं. एंड आई बिलीव कि जो इंसान कॉन्फिडेंट है ना कि उसका काम कोई नहीं ले सकता, वो आपको आगे बढ़ने से कभी रोकेगा नहीं. मेरी फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम एन ओनली चाइल्ड, और जस्ट लाइक यू सेड, मेरे फादर ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया. ही ब्रॉट मी अप लाइक अ मैन एक्चुअली, और मुझे उन्होंने जितना मेरा कॉन्फिडेंस है वो मेरे बिकॉज ऑफ माई डैड एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह माई हस्बैंड. उसके बाद जो मेरे दोस्त मिले उन्होंने हमेशा गाइड ही अच्छा किया. वर्क प्लेस, द ऑफिस आई वर्क इन, वी आर 4 women and we believe that to raise each other up rather than pulling each other down. आज मैं अगर काम पे नहीं हूँ तो they are there, my support, my team. जो मेरे नीचे जितनी माशाल्लाह, they come from different backgrounds, they have different issues to face, but when it comes to work, they are like support and backbone of each other. We can actually, आपको environment ही अपना ऐसा बनाना चाहिए that you can look up to each other rather than pulling each other down. I have a wonderful head of school as well, जो हमेशा, I think इतनी औरतों में काम करना वैसे मर्द का बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको पता है किस तरह डील करना है. और बड़ी इन्वायरमेंट है जहाँ पे औरतें एक दूसरे को खींचती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितना सपोर्ट सिस्टम है, मेरी कलीग्स का, मेरी फ्रेंड्स का, मेरी सारी जितनी भी और ब्लेस्ड है. मैं यही बात करने लगी थी. देखिए कि ये भी आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप ये वाली बात कर रही हैं, वरना लेग पुलिंग तो मर्दों से ज़्यादा तो औरतों में होती है. आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किसी के बारे में क्या बात की है. हाँ, वो ख्याल में भी नहीं आप होते तो बात हुई होती है. आपका नाम अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेम गेम्स एंड ऑल, ये तो नॉर्मल है. मतलब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई लिव इन अ हाउस वेयर वी आर 4 भाभीज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी आपस में उतनी बॉन्डिंग है. क्रेडिट गोज टू माय मदर इन लॉ, लेकिन मेरी भाभियां भी बहुत हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बिल्कुल.
इरम, तो प्रोडक्शंस के अंदर यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन मेकिंग ड्रामाज, तो वॉरेक्स से आपने स्ट्रेटेजिक में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में किया, तो उसकी प्लानिंग लेके आप फिर प्रोडक्शन में जाती हैं? वो बिल्कुल भी कोई उस तरह से प्लान नहीं था, Relatable वो नहीं है। बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। मुझे लगता है कि इफ़ यू आर मैनेजिंग या आप बहुत ही प्रोडक्टिव हो एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, तो फिर वही बात मैं आपसे एग्री करूंगी, तो आप मुझे लगता है कोई भी पहाड़ की चोटी पे भी चढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब उसके लिए कोई आपकी लिमिटेशंस नहीं होती। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने फिल्म की बात की कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रोड्यूस करेंगी उस तरह से, तो मैंने कहा कि आई एम सो हैप्पी, अभी मैं इतनी अपने दायरे से खुश हूँ कि मेरा दिल ही नहीं करा हल्का सा भी बाहर। एक आप होता है ना, आपको सेटिस्फैक्शन होती है, एक कंफर्ट जोन है। तो ड्रामा सीरियल्स बनाते बनाते मुझे इतनी, मतलब मैं दूसरी तरफ देख भी नहीं रही। एक आपका जहन जाता है ना कि आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, तो इतनी इकट्ठी चीज़ें अभी मैं सोच नहीं रही। मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें हैप्पी हूँ। तो ये भी एक सेटिस्फैक्शन बड़ी मुश्किलों से इंसान के अंदर आती है कि आप उससे मुतमिन हो कि नहीं, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और सबसे बढ़ के मुझे माहौल जो पहले मैंने सुनने को मिली थी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। माहौल आप खुद ही बनाते हो, और वही बात ना कि जिन्होंने परसीव करना है बुरा, वो घर में भी कर रही हैं, ठीक है। इरम, बहुत अच्छी बात, बट एक बात मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी, जी इंपॉर्टेंट बात है, रोज़ अगले जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र हमारे साथ है, और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। आपको मैं एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान का फ़ख्र मौजूद है, हमारा फ़ख्र मौजूद है। मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारा जो पूरा वीक है फ़ख्र पाकिस्तान, हमने आपको दिखाए हैं वो लोग जिन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है और वो हमारे लिए आज मिसाल हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे इरम, बट वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जो आपकी फील्ड है प्रोडक्शंस, उसमें जब आप एक स्क्रिप्ट देखती हो और ख़वातीन का जो रोल होता है, हाउ डू यू विजुलाइज बीइंग अ प्रोड्यूसर? सबसे पहले तो जब मैं कंटेंट को चेक करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे इल्म में एक चीज़ लेकर आनी होती है कि फिर से वही मैंने रील नहीं चलानी, फिर से वही दास्तान, फिर वही रोना, फिर वही सास बहू के झगड़े। अल्लाह माफ़ करे, औरत बाहर निकलती है तो उसके साथ तो कुछ ना कुछ तो होना ही होता है ना। मतलब ये तो बस कर दो भाई, ऐसा चीज़ दिखा दिखा के वाकई उसके अंदर फीलिंग और गिल्ट आ जाती है। नहीं भी हो रहा होता उसके साथ, उसे होता कि हो जाएगा, ठीक है। तो सास बहू को लेके या नंदों को लेके एक कॉन्सेप्ट जो बना दिया गया है, जो कि पहले बहू ने घर में आना ही नहीं है, वो पहले कॉन्सेप्ट लेके आ रही होती है, ठीक है, कि भाई मेरे साथ आगे ये होना है। वो अपना नेगेटिव व्यू पहले, और जो बैठे होते हैं, जो वेलकम कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी कि वो एंटर हो रही है और किस तरह उसको स्पेस देने हैं, वो जगह ही नहीं दे पाते ना। नेगेटिविटी पहले से ही दिखाई जा रही है ड्रामों में। तो इसमें एक मैंने कंटेंट में ना सास बहू के रिलेशनशिप में ये दिखाया है कि सास बहू को सपोर्ट करती है और अपने बेटे से बात करती है कि ये मेरी बेटी है, तुमने इसको कुछ नहीं कहना। और वुमेन एम्पावरमेंट में तो मैं एक ज़रूर लाइन बोलूँगी कि हर कामयाब या हर कॉन्फिडेंस औरत के पीछे एक बाएतमाद मर्द होता है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका बाप हो या आपका खावंद हो, पर एक बाएतमाद मर्द ज़रूर होता है जो जिसकी वजह से हम या आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। तो इसमें भी फिर वही बात कि नामुकम्मल वाली औरत अधूरी है आदमी के बिना, और आदमी भी अधूरा है औरत। तो ये वाइस वर्सा और लाइक वाइज चीज़ें, इसको साथ लेके जाना चाहिए। और इनसिक्योरिटीनेस कि नहीं जी आदमी को कि औरत कुछ कर रही है तो मैं इनसिक्योर हो जाऊँ, या औरत कुछ मतलब वाइस वर्सा इंसिक्योरिटीज़ ख़त्म करें अपनी। अच्छा इरम, हमने बात की स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट में आपने बताया कि आप विमेन को इस तरह पोर्ट्रे कर रही हैं। विमेन की पोर्ट्रेल के अलावा कोई चेंज जो आपने स्क्रिप्ट, जैसे आपके पास स्क्रिप्ट आया है, आपसे नो आई डोंट वांट दिस दिस पैरा इट डजंट रिलेट टू अ विमेन व्हिच आई एम शोइंग, आई एम डिपिक्टिंग टू द ऑडियंस, क्या चेंज आपने बाकी ड्रामा से आप लेकर आई?
सबसे पहले तो आइडियोलॉजीज वही बात फिर मैं दोबारा करूँगी कि डिफरेंट है सब। कॉन्सेंट्रेट ही मैंने औरत ज़ात पे सबसे ज़्यादा की है, ये नहीं कि मैं ख़ुद औरत हूँ या उस तरह से। तो औरत के अंदर पॉजिटिविटी लेके आने की बहुत कोशिश की है कंटेंट में ही कि वो मैंने एक कहावत सुनी थी आधी जो उसकी वोकल होती है ना कि आप कह लें कि उसकी मैं खुल के बात करूंगी कि अधूरी बात की जाती है, आधी एग्जैजुरेशन होती है और गवाही औरत की आधी हो जाती है। तो उसी को ही मैंने पोर्ट्रे किया है कि अगर वो आधी गवाही क्यों दी जाती है, तो वो जो आधा कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ ना एग्जैजुरेशन का, वो टू द पॉइंट बात करें, ख़त्म करें उस चीज़ को। और औरत जिस तरह की दिखाई गई है वो हम फॉलोअर्स तो पीछे ही लेके आ रहे हैं ना, मेनली देखा जाए तो वो कॉन्सेप्ट ही औरत ज़ात का इस तरह बाहर भी तुमसे है, घर भी तुमसे है। ए औरत ज़ात तुम कितनी ऊंची शान हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने देखें अगर जो आदमी है ना उसने एक नस्ल चलानी है, औरत ने 7 नस्लें चलानी है, तो आप ये देखें कि सारा का सारा आपका फोकस ही औरत पे हो जिसने आपकी 7 नस्लें सवार देनी है, ठीक है। और आदमी की अपब्रिंगिंग कहते हैं जी हस्बैंड्स अच्छे नहीं, तो वो भी तो उसका क्या कसूर, वो भी तो एक औरत से अपब्रिंगिंग करके आ रहा है। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और एक दूसरे को समझ के चलें। और ये जेंडर बेस और इक्वालिटी बेस के ज़रूर नारे लगाएं, लेकिन समहाउ जो इस्लाम में हमें फोकस दिया गया ना वो किसी भी रिलीजन में नहीं है। और हमारे मज़हब में भी और हमारी कंट्री में भी जो अब हमारे नारे लग रहे हैं वो वुमेन राइट्स को देख के लग रहे हैं। देखें ये वुमेन राइट्स हर जगह थे, अमेरिका में भी औरतों को प्रॉब्लम दी गई थी, इनसिक्योरिटीज़ थी औरतों की, प्रॉब्लम औरतों की हर जगह है। पर अब हमारे नारे बुलंद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे मज़हब को रिलेट कर रहे हैं, जबकि हमारे मज़हब में वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले हकूक़ की बात करें, सबसे पहले हमारे हकूक़ और सबसे ज़्यादा है। हाँ, बस बात नहीं की माशाल्लाह से मगरबी लोगों ने हमारी चीज़ें अपना ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें उन्होंने अपना ली और हमने कुछ उनकी अपना ली। अच्छा इरम, कल्चर को कैसे लेती हैं? कल्चर इन्वेजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? जैसे हमने देखा हमारे बचपन में पड़ोसी मुल्क के ड्रामे जो हैं वो हमारा बड़ा चलता था, हम ऐसे कल्चर अडॉप्ट करें, होता है ना, कल्चर इन्वेजन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो हाउ डू यू पोर्ट्रे अ कल्चर? थोड़ा सा अपने अगर मैं आपने देखा है, मैं आपको यहाँ काटती हूँ इस बात से क्योंकि माएँ बहुत स्मार्ट नज़र आती हैं, हम अपनी माओं को बहुत दिखाते हैं मॉडर्न, या वो कल्चर का हिस्सा थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं है। अब अडेप्टेबिलिटी हमारी बहुत डिफरेंट चीज़ों को देखकर हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट है? आपने शायद नोट किया होगा कि हमारे से पहले जो जनरेशन थी ना उसमें बॉडी शेमिंग इतनी नहीं थी, क्योंकि हंसती हेल्दी बबली सी हीरोइंस आती थी और वो मतलब हम फोकस ही नहीं करते थे बॉडी पे देखा जाए तो। लेकिन अब तो फोकस ही हमारा बॉडी पे ज़्यादा है ना, मतलब वो ऐसे लगती है, डिस्कशन ही इसके स्टार्ट होती है कपड़ों से, वो चल कैसे रही थी, बात तो बाद में होती है ना, बात तो कुछ सुनने को है नहीं, पहले तो अपीयरेंस चेक की जाती है। ज़ाहिरी चीज़ें आ गई ना, बनावटी चीज़ें आ गई, उस तरह से चीज़ें वो है ही नहीं, फ्लैशी चीज़ें। हम किस चीज़ को फॉलो करें? फ्लैशी लुक को। हमने तो वो छोड़ ही दिया ना, अहलाक को तो हम एंड में गिनते हैं, पहले तो हमने फ्लैशी चीज़ें, हाँ वो फ्लैशी थी, उसके पीछे फॉलोअर्स हैं, हाँ वो सही कह रही होगी, अगला पिटता रह जाएगा कि भाई आई एम राइट, लेकिन क्योंकि उसके साथ 6 लोग हैं, बेशक वो भी गलत हैं और वो सारे ही गलत हैं, लेकिन वो एक बंदा, आप अब मुल्क की हालात ही देख लें। मतलब फिर वही बात ना कि अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है सच्चे ने हर दफ़ा फाइट ही करना है और एंड तक वो अपना साबित ही करता रहेगा। और कल्चर इन्वेजन की बात अगर मैं करूँ तो मैं हम बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, जो बार ब्रेक कॉल आ रही है, बट अमेजिंग टॉक, लाइक वी लव द वे यू बीन टॉकिंग, बिकॉज इस तरह की बातें होनी चाहिए ताकि दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। एक्चुअली वुमेन इज एम्पावर्ड, शी कैन स्पीक रियली वेल। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और हमारा जो किचन है इस वक्त बहुत ज़्यादा ना माउथ वाटरिंग हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस तरह बहुत मज़ेदार सा बटर गार्लिक चिकन बना रही हूँ। बटर गार्लिक चिकन ना, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रही।
और सर हमारे साथ हैं और मैं बार बार पूछ रही थी कि मुझे बताया कि ये कैलोरीज खानी चाहिए, कितनी कैलोरीज हमें दिन में कंज्यूम करनी चाहिए? वैसे तो इफ़ा जो बना रही है ये बिल्कुल सारी हेल्दी चीज़ें हैं, ये खानी चाहिए। इसमें देखिए प्रोटीन भी है, गुड फैट्स भी हैं, और एक्चुअली हम ना अच्छे बने फूड को हम खुद ख़राब इस तरह कर लेते हैं, हम उनको ओवर कुक कर लेते हैं। हर चीज़ हम ज़्यादा सारा घी भी डाल देते हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से थोड़ा उसकी न्यूट्रिशन जो है वो ज़ाया हो जाता है। एक खातून के लिए कितनी कैलोरी दरकार है और एक मर्द के लिए? लेडीज़ के लिए है 1500 कैलोरी जो है आपकी बॉडी की नीड है, और बॉयज़ के लिए है 2000 कैलोरी। 1500 कैलोरीज में हम वेट रिड्यूस करेंगे कि अपने वेट पे कायम रखेंगे? ना आप रिड्यूस करेंगे ना आप वेट एक्सेस करेंगे। आपका नॉर्मल वेट जितना है 1500 कैलोरी में आप हेल्दी लुक आएगी आप। अगर आप लेस वेट है तो कैलोरी ज़्यादा लेनी शुरू कर दें, अगर आप ओवर वेट हैं तो कैलोरी और कैलोरी कितनी लेनी चाहिए? अब इससे कम क्या करेंगे आप? 1500 हजार सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। 1500 आप ध्यान रखें कि आप सबसे पहले ओवर ईटिंग जो है ना ये बंद करें। पोर्शन सर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं, जो अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, उसके लिए भी इतनी 1500 कैलोरीज आर फाइन? अच्छा, एक तो मैं ये ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, हमारे माइंड में बड़ी कॉमन सी बात है कि हम जिम में जाते हैं वेट लूज़ करने के लिए, और किचन में जाते हैं हम वेट बढ़ाने के लिए। देखिए मैं कहता हूँ कि जब हम जिम में जाते हैं ना तो जिम में हम फिट होने के लिए जाते हैं, वेट लूज़ करने के लिए नहीं जाते हैं। और किचन है हमारा वेट लूज़ करने के लिए। और मुंह को जिप लगा लो। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो बंदा मुंह को जिप लगाना जानता है ना वो बंदा अपनी लाइफ में काम। आपने कितने साल से अपने मुंह को जिप लगाई थी? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका। 2020, 21 और 22 ये 3 साल मैंने अपनी प्रॉपर डाइट को, प्रॉपर न्यूट्रिशन को फॉलो किया है, और मैंने अपने ही डाइट प्लान के मुताबिक क्या क्या छोड़ दिया ज़िंदगी से, क्या क्या निकाल दिया? सबसे पहले मैंने मीठा छोड़ा। देखिए 3 वाइट मीठे को, देखिए आज मीठे को हम नहीं छोड़ते ना, कल मीठा हमें नहीं छोड़ेगा। डायबिटिक हो जाएंगे। वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मीठा जो है ना इसके और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जब आप वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो मीठा जो है ना आपको लाइफ में कंट्रोल करता है। इसके अलावा 3 वाइट पॉइजन जो है, सब याद रखें, 3 वाइट पॉइजन। 3 वाइट पॉइजन। हाँ, जिसमें सॉल्ट है, फाइन है और शुगर। फाइन मैदा, जैसे कि हम नान मैदा खाते हैं, बेकरी आइटम्स नहीं, चावल बिल्कुल नहीं है। चावल हेल्दी है, चावल खाने चाहिए। अच्छा, चावलों में आप वाइट राइस खाएं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि राइस खाने से वेट बढ़ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो हम पुलाव, बिरयानी इस तरह की चीज़ें दाल वाइट राइस खा सकते हैं। स्टीम राइस होते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, वो बल्कि लेने चाहिए। एक प्लेट जो है डेली खाएं, और एक चपाती बॉडी की नीड है, डेली खाएं। मैं कहता हूँ कुछ भी मत छोड़ें, सब कुछ खाएं। चपाती का साइज 7 इंच का होता है, डिस्क साइज, सीडी साइज वो खाना है आपने। आप इतने मैक्रोस कैलकुलेशंस में ना, क्योंकि नॉर्मली नहीं पता होता। आजकल तो हमें खातून देख रही हैं, हम भी, हमारे रोजाना का ये मसला है, शीशा देख के हाय आज मैं मोटी हो गई, हाय आज मैं पतली हो गई, आज यहाँ से कपड़े फंस गए, आज शायद ये दर्जी की फॉल्ट है, शायद हमारी फॉल्ट है। फिर हम लोग इतना हिम्मत नहीं करते हम वेट मशीन पे चल पाए। कहते कपड़े तंग हो गए। हाँ, कपड़े तंग हो गए, श्रिंक हो गए शायद। अच्छा, अपने दिल को तसल्ली शाम देते हैं। ना बेचारे दर्जी की आ जाती है। हाँ, बाद में उसे सही कहते कह हैं रहे तुमने माप से ही नहीं लिया। सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं है। बात यह है जब हम खा कर सोएंगे तो दर्जी की शामत तो आएगी। आप कहते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए। देखिए आपकी खाने वाली विंडो जो है ना रात को 7 बजे क्लोज हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 8 बजे तक उसको बंद कर दें, अगर आप फिट और स्मार्ट रहना चाहते हैं। जो लोग ओवरनाइट जागते हैं वो ओवर खाते हैं, मंच करते रहते हैं, मंचिंग करते रहते हैं। सेकेंडली पता है कि हमारा ये बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम है सबकी। हम क्या करते हैं कि भूख को पहले बर्दाश्त करते रहते हैं, एकदम से खा लेंगे, एकदम से खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो ओवर ईटिंग भी हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं आप देखें तो आप हर वो चीज़ खाना शुरू कर देते हैं, फिर आपके हाथ नहीं रुकते उसमें। इसमें हमें बताओ इसमें डाला क्या क्या है? हमने इंग्रेडिएंट्स। इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड किया है, ऑयल गर्म करके इसमें चिकन ऐड कर दिया है, और इसमें गार्लिक ऐड करना है, गार्लिक एंड पे ऐड करना है ताकि उसका अरोमा आए। और इसमें हमने सूखा धनिया ऐड किया है, और इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है, और इसमें ना थोड़ा सा फ्लोर ऐड करना है ताकि उसके ना, ये देखें ना, ये देखें, ये वाला क्रिस्प आ जाता है उसमें। फ्लोर अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है हमने। बट कौन सा फ्लोर है जो हम खा सकते हैं? कोकोनट खा सकते हैं, आलमंड फ्लोर खा सकते खा हैं, सकते हैं। ठीक है। जो नॉर्मल फ्लोर जिनको प्रॉब्लम्स हैं, ग्लूटेन फ्री भी फ्लोर मिलते हैं। ग्लूटेन फ्री कितना इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में, जो अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ग्लूटेन फ्री कितना उस पे वो करता है, प्यार को उतरता है।
हर बंदे को पता है कि उसकी बॉडी को कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी नहीं सूट करती। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में डॉक्टर को निकाल के सभी डॉक्टर बन गए हैं। हाँ, क्योंकि हम जाते हैं ना मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में देखते हैं तो पड़ी होती चीजें हम उठा लेते हैं ऐसे। न्यूट्रिशनिस्ट को निकाल के सभी न्यूट्रिशनिस्ट बने, फिटनेस एक्सपर्ट को निकाल के सभी फिटनेस एक्सपर्ट। किसी बंदे से पूछ ले कि मैंने फिट होना, आपको 6 आपको टिप्स दे देंगे। अच्छा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने लाइफ स्टाइल पे। मैं बताऊँ आप सबकी आसानी के लिए, जब आप मुँह को जिप लगा लेंगे ना, आप फिट हो जाएंगे। छोटा सा टोटका। अब जो खाना है वो आपने देख कर खाना है। आपकी आंखों में अल्लाह ताला ने स्कैनर लगाया है, देख के खाना है। देख के खाना। हम क्या चीज़ खा रहे हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ जा रही है, हम क्या करते आंखों हैं। में तो सर स्कैनर है, दिल पे तो नहीं लगा होता ना, वो दिल चाह रहा होता है आप वो हमारा खाएं। बस नहीं चलता। यहाँ पे जिप खोलें, सारा कुछ अंदर डालें, जिप बंद कर दें। सर एक और चीज़ भी है कि जैसे आजकल कोक और डाइट कोक खाना हमने बर्गर ही पीनी डाइट को के। अच्छा देखिए, इसका ये भी सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। यानी आप दिल की तसल्ली है कि मैं आई एम ऑन डाइट, यू नो, मैं कोक ले रही हूँ, कुछ भी नहीं है, सब तो वैसे ही है। हाँ, इसमें कोई नहीं। सिंपल वाटर जो है, इससे अच्छी कोई नेमत नहीं है। देखिए, अब दूसरा ये है कि हम पेट भर के खाना अच्छे से खा लेते हैं, न्यूट्रिशन का सबको पता है। उसके बाद हम कोक मतलब बॉटल पीनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसीज होती है, उसकी मेजर कॉज पता क्या है? खाने के बाद कोल्ड या खाने के बाद टी, खाने के बाद कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेंगी। आप पानी खाने के बाद भी पानी लें। पानी पहले जितना पी लें। पीना, खाने से पहले पी लें या दरमियान में पी अच्छा लें। ये भी है कि खाने के आधे घंटे बाद चाय पीनी चाहिए। 1 घंटे ये बाद। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, तो हमने खुद ही रूल्स बनाए हुए हैं। देखिए, आप 1 घंटे बाद पी सकते हैं, लेकिन आम बात यह है कि हम खाना खाते साथ ही सबसे पहले क्या करते हैं? चाय होनी चाहिए। अच्छा, साथ स्वीट भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बंद करनी है, हमेशा फिट रहें। बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, ऐसी बातें जो हमेशा से हम चाहते हैं सुनना और अपने आप को ब्लेम भी नहीं देना चाहते, ऐसी बातें आपने हमें बताई हैं। तो इसरा तुम इसको रेडी करो कि हम आज हमारा चीट डे है। बिल्कुल आपके हाथ का खाना खाएंगे। चीट डे आज हमारा, रोज ये कहते हैं हमारा चीट डे है, और आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सेहत के सूलों के मुताबिक खाना बनाना, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, चीज़ भी बिल्कुल, गलत नहीं बिल्कुल। है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। रीगा, गुड मॉर्निंग खाना। वेलकम बैक व्यूअर्स। फ़ख्र पाकिस्तान, हमारा फ़ख्र हमारे साथ है और बहुत मैं इंजॉय कर रही हूँ सबकी एक स्टोरी सुन के, सबके बारे में जान कर कि आज वो जिस मकाम पर है उनके पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल है। तो इसी स्ट्रगल के ऊपर मज़ीद रोशनी डालते हैं। मैं सबसे पहले एक सबसे मैसेज लेना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारी जो आवाम हमें देख रही है, वो जिनके लिए आप लोग सब रोल मॉडल्स हैं, जो आप इस हॉट सीट पे आज बैठे हुए हैं, और वो भी चाहती है कि वो एक ना एक दिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे दाऊद। Give a small message to all the amateur people, all the athletes who wants to become like you. सबसे पहले मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग स्पोर्ट्स करने दें बच्चों को। पेरेंट्स स्पोर्ट्स करने दें बच्चों को, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बना के घर में मोबाइल और इन सब के अंदर ना रहने दें। एट दी एंड ऑफ द डे क्या होगा कि बच्चा उधर का ही रह जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इससे सेल्फ इस्टीम बढ़ती है, बर्दाश्त बढ़ती है। जो गर्म हवा होती है ना हालात की, वो बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है बच्चा, ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स करके। ये करने दें, उसकी पढ़ाई ख़राब नहीं होगी। दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा कुछ नहीं कहता, सो करने दें उनको। और जो प्लेयर्स के ये कहूँगा कि अच्छा खाएं, अच्छा खेलें और मैनिपुलेशन से, डोपिंग से और किसी भी किस्म की शॉर्टकट से बचें और बड़ों की रिस्पेक्ट करें। Very well said, very well said. कल्चर का थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब हाँ, करूँगी। invasion के बारे में। ब्रेकिंग द बैरियर्स। अगर आप एक वाहिद बंदे हो जो आप बैरियर को ब्रेक कर रहे हो, तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते ना सोशली, तो आपको कुछ समझा ही नहीं जाएगा। इसी तरह ही होता है ना।
तो उसी बैरियर को अगर आप पहले ही हो ना, तो प्लीज़ फर्स्ट कदम उठाओ। जो कारवां है ना आपका, वो पीछे खुद ब खुद आ जाएगा। एक दफ़ा हिम्मत करो कि आप ही, किसी ने तो हिम्मत पकड़नी है, किसी ने तो स्टार्ट लेना है। मुझे आज भी याद है कि अगर कोई फैशन से कोई नई चीज़ आती थी तो मैं वो फैशन करती थी, तो वो काबिल कबूल नहीं होती थी। पर अब वो इतनी नॉर्मल हो गई है कि मैं फैशन नहीं कर रही होती, वो मुझसे बढ़ के फैशन हो रहा होता है। लेकिन वो क्योंकि आप खुद कर रहे होते हो तो वो जायज़ है, पर कोई दूसरा करते हैं तो वो जायज़ नहीं होता। और एक मैं पूरी कौम को एक ज़रूर बात कहूँगी कि फेलियर, गिरो फिर गिरो फिर गिरो फिर उठो। मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ समझाती हूँ कि आपको सक्सेस का मज़ा कभी नहीं आना, तब तक नहीं आएगा जब तक आप हारोगे नहीं। आपको पता ही नहीं होना कि एक मज़ा जीत का किस तरह से आता है। जब आप हारते हो ना, तो फिर आप जीत का मज़ा ले सकते हो और भरपूर पार्टी कर सकते हो उस पर कि हाँ आज मैं विनर हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो बार बार हारा था। हारना भी जो है ना, वो जीत की तरफ आपको एक स्टेप लेके जाता होता है। वो अगर अपने माइंड को आप पॉजिटिव रखो। बड़े बच्चे हैं यहाँ पे, हम फेल हो गए हैं, हमने दोबारा नहीं उठना। आप गिरते ही उठने के लिए हो। जब आप गिरोगे तो अल्लाह ताला कहता है ये गिराना जो होता है ना, ये वक्ती गिराना है। अल्लाह ताला वही बात ना कि आप महलूक वो अल्लाह की हो और वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप गिरे भी हो ना तो वही आपको संभालेगा। इस पे स्पिरिचुअल डिवाइन और कनेक्शन होना चाहिए अपनी ज़ात के ऊपर और अपनी रब की ज़ात के ऊपर, कि उन्होंने ही भेजा इस दुनिया में तो किसी ना किसी मकसद के लिए तो भेजा ही होगा ना। अमेजिंग इरम, व्हाट अ मैसेज। आमना, मेरा मैसेज सबको ये है कि एक तो गिव रिस्पेक्ट टू गेन रिस्पेक्ट। हमेशा झुके हुए दरख्त पे ही फल लगता है। आप आकड़ के चलोगे तो वो आपके किसी काम का नहीं है। अगर कोई आपसे एम्पावरमेंट चाहता है उसको दें, क्योंकि आप भी आज इस मुकाम पे किसी की वजह से ही पहुँचे हैं। वो रब हर एक के लिए बेहतरीन सोचता है। दूसरा, अपने बच्चों में प्लीज़ एम्पैथी डालें। आजकल सबसे कम वो ये डिप्रेशन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर बच्चे हमारे आजकल एक दूसरे की तरफ प्यार से और खुलूस से, और ये जो बुलिंग है इसको कम कर। या बिकॉज आप क्यों एक बुली हो, आपने दोनों से बात करनी है। वो बुली है वो क्यों है और वो बुली कर रहा है, और जो बच्चा हो रहा है उसको सपोर्ट चाहिए और जो बुली कर रहा है उसको भी सपोर्ट चाहिए, दोनों को इन अ पॉजिटिव वे सो दैट इट कैन बी स्टॉप। तो एम्पैथी आई थिंक हमारी दुनिया में पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। हमें हिम्मत नहीं है एक दूसरे की बात को सुनने की और बर्दाश्त करने के लिए। आपको पहले सुनना पड़ता है और फिर अपनी बात कहनी। एक मैं इसमें बुली में अगर बात करूं तो आप नोट करें कि हम उसी को बुली करते हैं जो हमसे कमज़ोर होता है। अपने से ताकतवर को क्यों नहीं जाके कोई क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि हमें पता ना किस पे बात चल रही है, तो वो नहीं किसके बारे में मजाक उड़ाना है। एक यहाँ पे ये भी रिवाज है कि अपने से कमज़ोर को, यही तो बात है कि हम अगर अपने बच्चों में वो एम्पैथी डाल दें, बिल्कुल कोई भी आपसे कमज़ोर नहीं है। आपके घर में आपकी बच्चे जिस तरह आपके नौकरों से बात करते हैं, अगर आप वहीं पे कंट्रोल, स्मॉल स्टेप्स अगर आप वहीं पे कंट्रोल कर लेना तो बहुत चीज़ें बहुत सी तरह से बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है जो अपना काम आपके घर करने आया है। वही पहला कतरा समुद्र बनाता है। सबके लिए सेल्फ लव पे मैं बिलीव करता हूँ। आप खुद से मोहब्बत करेंगे तो सबसे मोहब्बत करेंगे। मैं कहता हूँ कि आप खुद पर इन्वेस्ट करें। जो लोग खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले वक्त में लोग उनको गूगल पे सर्च करते हैं। क्या बात की, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या बात। सेल्फ लव, वो आपको डिप्रेशन से, बहुत चीज़ों से, इमोशनल डिलेमा से निकाल सकता और है। सेल्फ लव क्यों आता है? आपकी पॉजिटिव सोच की वजह से। अगर 1 मिनट है तो मैं इरम की बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। आप प्लीज देखिए इरम, अभी इरम ने बड़ी खूबसूरत बात की। इसकी एग्जांपल यूँ है कि मैं एक वीडियो देख रहा था, 3 ईयर की छोटी सी बच्ची गुजर रही है और अचानक से वो गिरती है और उसके ऊपर से कार गुजर जाती है। जब कार गुजरती है और उसके बाद वो बच्ची उठ के खड़ी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस बच्ची की ज़िंदगी बचानी थी तो उसको गिराया था। बेशक। लेकिन देखें ना, जब आप कोई खाई, कोई नदी, कोई चीज़ को अबूर करना चाहते हैं तो आप वहाँ खड़े होकर कभी भी छलांग नहीं लगाएंगे। आप उसके लिए पीछे जाएंगे और वहाँ से दौड़ कर आएंगे तो फिर आप उसको अबूर कर सकेंगे। तो जब हम पीछे जाते हैं तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। उसके लिए आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप वाली बात कि हमें नहीं पता, हमारे अल्लाह को पता है कि हमसे कौन से लोग पॉजिटिव हैं और कौन से लोग नहीं है। वो गायबाना तौर पे अल्लाह ताला पीछे कर देते हैं। बिल्कुल। ये फील्ड भी गायबाना तौर पे वही बात के ये सब अल्लाह ताला का। देखें फिर वही बात कि आज हम बैठे हैं
तो हम क्यों, हमारा स्पिरिचुअल इतना कनेक्शन है अपने रब के साथ। हाँ। ये एक कहना कि अल्लाह ताला को पता है कि कौन लोग हमारे बारे में बात करें और कौन लोग ठीक है, Very nice. वो और जो ऑटोमेटिकली। लोग आज आपके साथ नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, वो Very अल्लाह की nice, मेहरबानी very है nice. कि वो आपके साथ नहीं है। क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि एक जो रब है, हम शायद वो बात भूल गए हुए हैं कि एक अल्लाह जो है वो हमसे हमारी 80 माओ जितना प्यार करता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत थॉटफुल बातें, बहुत विजनरी बातें। फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का नाम, ये सब लोग, हम सब लोग ने रोशन कर रहे हैं और रोशन किया भी है। हमारा जो ये पूरा वीक था फ़ख्र पाकिस्तान, या आप लोगों को कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान का वो फ़ख्र आपको यहाँ दिखाया है जो कि हमारे दिलों के बहुत करीब था, और पाकिस्तान के जिन्होंने नाम रोशन किया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमारी तमाम जनरेशन, सब जनरेशन पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उस मुस्तकबिल के लिए हम लोग इस कोशा में हैं कि हम लोग अपने मुल्क को आगे लेकर कामयाब करके कैसे चल सकें। हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पे है। मिलेंगे कुछ अरसे के बाद फिर नए आइडिया के साथ, नए प्रोग्राम्स के साथ। हमेशा से गुड मॉर्निंग धनक।